start with today's class. So in IPC, today we will start with section number 268. Section 268, which particularly deals with the definition of public nuisance. Public nuisance किसे कहा जाएगा, कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स होंगे जिससे मिला के हम पब्लिक न्यूसेंस की कैटेगरी में फॉल करेंगे. So let's start with that. A person is guilty of a public nuisance who does any act or is guilty of an illegal omission. Now, what is the meaning of act done or illegal omission? I hope this must be clear to you. जब भी कोई पर्सन किसी एक्ट को नहीं करना चाहिए ऐसा कोई एक्ट करता है तो वो तो आ जाता है डज एनी एक्ट, और कोई ऐसा एक्ट जो उसे करना चाहिए द पर्सन हु इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म एनी एक्टिविटी, एनी पर्सन हु इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म एन एक्ट एंड ही ओमिट्स टू डू दैट. जो काम उसे करना चाहिए ऐसा करने से वो ओमिट करता है, जो उसकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी परफॉर्म करना वो काम वो नहीं करता है, तो वो किस में आ जाएगा, वो इलीगल ओमिशन में आ जाता है. इसके एग्जांपल मैं अक्सर देता हूं कि अगर एक कोई पुलिस कांस्टेबल है, उसके सामने किसी पर्सन की लड़ाई झगड़ा हो रहा है, दो व्यक्ति आपस में लड़ रहे हैं, तो कांस्टेबल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जाए और उन्हें रोके. अगर कोई लाइफ गार्ड है जो लाइक सी बीचेस होते हैं और जो स्विमिंग पूल्स होते हैं, इवन तो वहां पे वाटर पार्क होते हैं, वहां पे लाइफ गार्ड होता है कि अगर कोई भी ऐसा सिचुएशन है कि कोई पर्सन अगर डूबने लगे तो उनको बचाने के लिए, और वहां पे अगर कोई पर्सन डूब रहा हो वो लाइफ गार्ड जो है वो खड़ा हुआ देखता है तो वो नहीं करता. ये सब चीजें इलीगल ओमिशन में आ जाती हैं. दैट एक्ट विच ही वाज लीगली बाउंड टू परफॉर्म, ही वाज लीगली बाउंड टू डू, एंड नाउ ही इज ओमिटिंग दैट थिंग इज कॉल्ड एन इलीगल एक्ट. तो जब भी कोई पर्सन गिल्टी होगा किस चीज के लिए, या तो किसी एक्ट के लिए या फिर किसी इलीगल ओमिशन के लिए, which causes any common injury. Now you just have to concentrate over these words: common injury, danger or annoyance to the public. Any person who is guilty of causing common injury or a danger or an annoyance. किसे किया जा रहा है common injury, danger and annoyance? To the public, to the public or to the people in general who dwells or occupy property. कौन लोग जो कि उस आसपास के एरिया में जहां पे ये सब काम किए जा रहे हैं, कॉमन इंजरी कॉज की जा रही है, डेंजर कॉज किया जा रहा है, अनोयंस कॉज किया जा रहा है, वहां उस आसपास के एरिया में रहते हैं या फिर उनकी प्रॉपर्टी है इन दैट पर्टिकुलर विसिनिटी. गॉट इट? हु ड्वेल और ऑक्यूपाई, किन लोगों के लिए किया गया, जो लोग वहां पे आसपास के एरिया में रहते हैं या फिर उनकी प्रॉपर्टी वहां पे है. ऑक्यूपाई प्रॉपर्टी इन दैट विसिनिटी. और which must necessarily cause injury, obstruction और danger. या फिर वो करता है क्या, इंजरी कॉज करता है, ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करता है, या फिर डेंजर और अनोयंस कॉज करता है. तो इसमें बाकी तो तीन वर्ड्स वही पहले वाले हैं, एक इसमें हमने ऑब्स्ट्रक्शन और ऐड कर दिया, दैट इज किसी को आने जाने से बाधा उत्पन्न करना. टू पर्सन हु मे हैव ओकेजन टू यूज एनी पब्लिक राइट, कोई ऐसी पब्लिक राइट को अगर इंजरी कॉज करते हैं, पब्लिक राइट में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं. फॉर एग्जांपल, मेरा घर है, मेरे घर के सामने से एक सड़क निकल रही है, मैंने क्या किया, वहां पे टेंट वगैरह बांध दिया और दोनों तरफ से उस रोड का रास्ता आने जाने का बाधित कर दिया, बंद कर दिया. तो ये क्या हो गया, ये पब्लिक न्यूसेंस की कैटेगरी में आ जाएगा, बिकॉज आई हैव ऑब्स्ट्रक्टेड द पब्लिक राइट्स. पब्लिक राइट की बात हो रही है, ऑब्वियसली किसी की पर्सनल लैंड है, वहां पे अगर वो कुछ भी करे कोई रोकने वाला नहीं, लेकिन मेरे घर के बाहर में एक कॉमन पब्लिक रास्ता था, सड़क था, सड़क के ऊपर ही मैंने टेंट वगैरह लाके बल्लियां बांध के और इस तरह का ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर दी कि वहां से अब कोई निकल ही नहीं पा रहा है. तो ये क्या हो गया, ये पब्लिक न्यूसेंस में आ जाएगा. या फिर मैंने रोड को तोड़ दिया, इंजरी भी आ रहा है ना, डेंजर और इंजरी भी आ रहा है. मैंने रोड को पूरा अपने, जैसे सपोज मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का कोई पाइप वायर था, उसको रिपेयर करवाने के लिए, या वाटर लाइन कोई आ रही थी उसको रिपेयर करवाने के लिए, किसी भी पर्पज से मैंने रोड को तोड़ दिया, सारा खोद दिया, सही करवा लिया अपना जो रिपेयर कराना था वो. अब मैंने उस रोड को वापस रिपेयर नहीं करवाया, वो रोड टूटा हुआ ही पड़ा है, ये भी पब्लिक न्यूसेंस में आ जाएगा. क्यों? क्योंकि मैंने क्या किया,
मैंने एक प्रॉपर्टी को ऐसा डेंजर कॉज कर दिया, ऐसा इंजरी कॉज कर दिया उस प्रॉपर्टी में, जिसकी वजह से अब वहां पे रहने वाले लोगों को, वहां पे जिनकी प्रॉपर्टी है उन लोगों को, वहां जिन लोगों का पब्लिक राइट होता है आने जाने वालों को, यानी कि कोई पर्सन वहां पे रहता नहीं है, उसकी प्रॉपर्टी भी वहां पे नहीं है, लेकिन उनका पब्लिक राइट है, वहां से निकलना तो पब्लिक राइट है ना, क्योंकि वो कॉमन वे था। तो ऐसा कोई भी जब वर्क किया जाता है, ये वर्ड्स आप याद रखना है, कॉमन इंजरी, डेंजर एंड अनोयंस टू द dwelling, to the person's dwelling or occupying property there, and the injury, obstruction, danger or annoyance to the public rights। जब ऐसा कुछ किया जाता है किसी एक्ट के थ्रू या फिर किसी इलीगल ओमिशन के थ्रू, ये सब चीजें किस में काउंट होंगी, ये सब कवर होंगे पब्लिक न्यूसेंस में। इसे हम कवर करेंगे किसमें, पब्लिक न्यूसेंस में। अब कोई भी जो पर्सन पब्लिक न्यूसेंस कॉज करता है उसे कितना पनिशमेंट दिया जाएगा वो स्पेसिफाई किया गया है सेक्शन 290 में। हालांकि इसके बीच में और भी बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो इस पब्लिक न्यूसेंस का एग्रावेटेड फॉर्म बताते हैं, बट जनरल पब्लिक न्यूसेंस में कितना पनिशमेंट दिया जाएगा वो स्पेसिफाई किया सेक्शन 290 में। और अगर कोई पर्सन जिसने पब्लिक न्यूसेंस किया उस पर सेक्शन 290 के अकॉर्डिंगली पनिशमेंट उसको दे दिया, फाइन है उसमें सिंपल सा, तो उसको वो पनिशमेंट दे दिया, और उसके बाद वो उस पब्लिक न्यूसेंस को क्या कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है। यानी एक बार पनिशमेंट देने के बावजूद बाद में भी अगर वो पब्लिक न्यूसेंस को कंटिन्यू करता है तो वो सेक्शन 291 में उसको बता रखा है, फिर उसको इम्प्रिजनमेंट दिया जाता है। तो वो देखते हैं, उससे पहले एक सेंटेंस और दे रखा है क्या, दैट इज अ कॉमन न्यूसेंस is not excused on the ground that it causes some convenience or advantage। तो कोई भी ऐसा न्यूसेंस इस बात पे उसका यू कैन से एक्सक्यूज नहीं कर दिया जाएगा, उसको इस बात की वजह से छूट नहीं दे दी जाएगी, किस बात से, कि भी ये किसी अदर पर्सन को कुछ कन्वीनियंस कॉज कर रहा था, एडवांटेज दे रहा था। मैंने आपको बताया ना, मैंने अपने घर के बाहर में टेंट वगैरह लगा दिया, क्यों, क्योंकि मैं एक छोटा सा फंक्शन ऑर्गेनाइज करना चाह रहा था, तो ऑब्वियसली मुझे कन्वीनियंस हो रही थी इसके लिए। आपको तो मुझे तो कन्वीनियंस हो रही थी, लेकिन बाकी आसपास के लोगों को, उनको तो इनकन्वीनियंस हो गई। अभी मैंने जैसे कोई टेप वगैरह चला दिया हाई वॉल्यूम पे, पार्टी हो रही थी घर में, वो बहुत हाई वॉल्यूम पे चला दिया, और वो भी कब, रात को 2 बजे तक चल रहा है आराम से, ठीक है, मैं मेरी कन्वीनियंस, मेरे एडवांटेज के लिए कर रहा हूँ, लेकिन आसपास वालों के लिए तो वो न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है। तो कोई भी पब्लिक न्यूसेंस जो कि कॉमन न्यूसेंस है, उसे इस बेसिस पे एक्सक्यूज नहीं किया जाएगा कि उस पब्लिक न्यूसेंस की वजह से कोई कन्वीनियंस कॉज हुई है, कोई एडवांटेज किसी को मिला है, इस बेसिस पे उसको रिलीव नहीं किया जाएगा। तो ये था डेफिनेशन सेक्शन 268 में पब्लिक न्यूसेंस का, जिसमें आपको कौन से वर्ड्स याद रखने हैं, कॉमन इंजरी, डेंजर और अनोइंस। इंजरी, ऑब्स्ट्रक्शन, डेंजर एंड अनोइंस to the public rights or to the person's dwelling or having property in that particular vicinity। फिर मैंने आपको क्या बताया, डायरेक्टली अब हम मूव ऑन कर रहे हैं सेक्शन 290 पर, जो हमें स्पेसिफाई करता है regarding the punishment for the public nuisance, whoever causes public nuisance which have been specified, which have not been punished in the above sections and all, उसके लिए सेक्शन 290 हमें स्पेसिफाई करता है कि कितना पनिशमेंट दिया जाएगा। देखिए सेक्शन 290, पनिशमेंट फॉर पब्लिक न्यूसेंस इन केसेस नॉट अदरवाइज प्रोवाइडेड फॉर, जो इससे पहले अभी तक हमने नहीं रीड किया ऐसे में, whoever commits a public nuisance in any case not otherwise punishable by this code shall be punished with fine which may extend to 200 rupees। तो 200 रुपए तक का उसके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है, मैक्सिमम टू बी 200 रुपीज जुर्माना लगाया जा सकता है किस पर्सन पे, जो पब्लिक न्यूसेंस कॉज कर रहा है। लेकिन सेक्शन 291 इसी के कंसर्न में क्या आता है, कंटिन्यूएंस ऑफ न्यूसेंस। आपके 200 रुपए का जुर्माना लगा दिया, पर फिर भी आप नहीं मान रहे हो, आप तो कह रहे हो क्या 200 के 2 बार ले लो तुम, और तो कंटिन्यूएंस ऑफ न्यूसेंस आफ्टर इंजंक्शन टू डिसकंटिन्यू, जब ऐसा ऑर्डर दे दिया जाए कि आपके ऊपर 200 रुपए जुर्माना लगाया जाता है और अब से आप इस पब्लिक न्यूसेंस को डिसकंटिन्यू करेंगे, आप इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे, इस बात का इंजंक्शन दे दिया गया, यानी कि ऑर्डर दे दिया गया, उसके बाद भी अगर पर्सन कंटिन्यू करता है तब whoever repeats or continues a
या तो उसने रिपीट किया, रिपीट और कंटिन्यूस में क्या डिफरेंस है? रिपीट का मतलब है एक बार तो डिसकंटिन्यू कर दिया था और महीने भर बाद वापस उसने रिपीट कर दिया, और कंटिन्यूएंस में क्या है? कंटिन्यू में तो ये होता है कि पर्सन ने उसको कंटिन्यू ही रखा, बंद ही नहीं किया। पब्लिक न्यूसेंस हैविंग बीन एंजॉयड बाय एनी पब्लिक सर्वेंट, so having been enjoined by any public servant, किसी पब्लिक सर्वेंट ने इस बात में इंजंक्शन दे दिया था कि इस न्यूसेंस को रोका जाए। who has lawful authority, जिसकी लॉफुल अथॉरिटी थी, ऐसे पब्लिक सर्वेंट ने उसको बोल दिया था। to issue such injunction not to repeat or continue such nuisance shall be, पर फिर ऐसा कोई करता है shall be punished with simple imprisonment, ठीक है साधारण कारावास ही है लेकिन है तो सही imprisonment, for a term which may extend to 6 months, तो 6 महीने तक का उसको फिर सिंपल इम्प्रिजनमेंट दिया जा सकेगा, और विद फाइन और विद बोथ, या फिर उस पर फाइन भी लगाया जा सकता है। एक वर्ड मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा क्या लिखा है, शैल बी पनिश्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बात आ रही है कंटिन्यूएंस की, कि एक बार उसको सिंपली 200 रुपए का जुर्माना लगा के बोल दिया कि अब आप ऐसा ध्यान रखना नहीं करना आपको, फिर भी अगर करे तो अब तो क्या है, अब तो उसको पनिशमेंट देना ही चाहिए। शैल बी पनिश्ड विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 6 मंथ्स। अब उसके ऊपर इम्प्रिजनमेंट का लगेगा, कितना इम्प्रिजनमेंट है? 6 मंथ्स का है और सिंपल इम्प्रिजनमेंट है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हुए होंगे, तीनों कनेक्टेड है। सेक्शन 268 डिफाइन करता है पब्लिक न्यूसेंस को, 290 बताता है कि 200 रुपीज तक का फाइन लगेगा पब्लिक न्यूसेंस कॉज करने पे, और 291 बताता है कि अगर एक बार पब्लिक न्यूसेंस का डिसकंटिन्यूएंस का इंजेक्शन हो गया और फिर भी पर्सन उसको कंटिन्यू करता है या फिर रिपीट करता है, देन द पनिशमेंट ऑफ सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर 6 मंथ्स। लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट इसमें आते हैं सेक्शन जो कि हम इंपॉर्टेंटली रीड करेंगे, दैट इज सेक्शन 292, सेक्शन 293, सेक्शन 294 एंड सेक्शन 294A। ये सारे सेक्शंस हम आज कंप्लीट करेंगे। राइट, मूविंग फर्दर, सेक्शन 292 किस बारे में डील करता है? सेल एटसेट्रा ऑफ ऑब्सीन बुक्स एटसेट्रा, किसी तरह का ऑब्सीन बुक्स, ऑब्सीन मटेरियल, ऑब्सीन पैम्पलेट, ऑब्सीन राइटिंग्स, ड्राइंग्स, पेपर्स, वो सब सेल या फिर उससे रिलेटेड वर्क करना, सेल, एक्सचेंज, परचेज एंड ऑल। क्लियर? तो वो सब इसमें आ जाता है, इसलिए वर्ड एटसेट्रा लगाया है। तो सेक्शन 292, फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन 2 अ बुक। अब सबसेक्शन 2 में क्या है उसे हम देखेंगे, पहले देख ही लेते हैं। चलिए, ये सबसेक्शन 2 क्या बता रहा है ऑफ 292 का। सबसेक्शन 2 हमें कहता है whoever sells, lets to hire, distributes and all। क्लॉज बी कहता है imports, exports, conveys। क्लॉज सी कहता है टेक्स पार्ट इन और रिसीव्स प्रॉफिट, यानी कि क्लॉज ए तो कह रहा है सेल वगैरह करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। डी कह रहा है इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करता है, तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट भी तो एक तरह से सेल्स की कैटेगरी में आता है। एक्सचेंज तो दोनों में ही हो रहा है, सेल में भी एक्सचेंज कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी एक्सचेंज कर रहे हैं। डिफरेंस ये है कि जब डोमेस्टिक टेरिटरी में अगर हमने सेल एक्सचेंज किया तो वो सेल कहलाता है, और अगर हमने आउटसाइड द कंट्री से एक्सचेंज किया है तो वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आ जाता है। पॉइंट नंबर सी बोल रहा है टेक्स पार्ट इन, रिसीव्स इन और रिसीव्स द प्रॉफिट। ये जो एक्सचेंज हो रहा था इससे रिलेटेड जो एक्टिविटीज थी उससे प्रॉफिट अर्न कर रहा है, या फिर एडवर्टाइजमेंट करता है ऐसे मटेरियल का। क्लॉज सी बोल रहा है ऑफर्स और अटेम्प्ट्स टू डू एनी एक्ट इज विच इज एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन, या फिर ये ऊपर जो सारी बातें बोले इनसे रिलेटेड कोई भी ऐसा एक्ट करता है शैल बी पनिश्ड, तो उसका पनिशमेंट क्या होगा वो सबसेक्शन 2 में बता रखा है। लेकिन बात ये आती है कि सबसेक्शन 2 में जिस चीज का हमें पनिशमेंट बताया है उसमें डिफाइन क्या होगा, उसकी डेफिनेशन हम क्या चीज लेंगे वो हमें सबसेक्शन 1 बताता है। क्या? फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन 2 अ बुक, टेम्पलेट, टेम्पलेट आप जानते होंगे न्यूज़पेपर वगैरह में कई बार आते हैं, कुछ एडवर्टाइज करने के जैसे पर्पज से एक पेपर होता है, पेपर के ऊपर प्रिंटेड मैटर लिखा हुआ रहता है या कुछ पिक्चर वगैरह बनी हुई रहती है, उसको पैम्पलेट बोलते हैं। या पोस्टर जो प्रिंट करके चिपकाए जाते हैं तो वो तो पोस्टर हो जाता है, जिनको वॉल पे हम चिपकाते हैं वो पोस्टर हो जाता है। लेकिन जो पेपर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सिंपली जिसपे लिखकर और पिक्चर बना के अगर कुछ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो पैम्पलेट में आ जाता है। मेन पर्पज पैम्पलेट का होता है प्रोपोगेशन,
पेम्पलेट का मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? प्रोपोगेशन बोल सकते हैं, पब्लिसिटी बोल सकते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करना बोल सकते हैं पेम्पलेट का ऑब्जेक्ट। तो अ बुक, अ पेम्पलेट, अ पेपर, राइटिंग कोई लिखित, कोई 10 चीज लिखित में, ड्राइंग, पेंटिंग, रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन यानी किसी तरह का कुछ भी चीजों को भाव भंगिमाओं के थ्रू दिखाना, रिप्रेजेंटेशन आ जाता है, कोई एक्शंस के थ्रू चीजों को दिखाना। फिगर और एनी अदर ऑब्जेक्ट शैल बी डीम्ड टू बी ऑब्सीन, ये बता रहा है कि किसी बुक को, पैम्पलेट को, पेपर को, राइटिंग को, ड्राइंग को, पेंटिंग को, रिप्रेजेंटेशन को, फिगर्स को या फिर किसी भी अदर ऑब्जेक्ट को ऑब्सीन कब माना जाएगा? कब माना जाएगा किसी भी इन आर्टिकल्स को ऑब्सीन? इफ इट इज lascivious or appeals to the prurient interest, or if its effect or where it comprises two or more distinct items. The effect of any one of its items is, if taken as a whole, such as to tend to deprave or corrupt persons who are likely, having regard to all relevant circumstances, to read, see or hear the matter contained or embodied in it. यानी कि जो मैटर इन पेपर्स में, पैम्पलेट में, राइटिंग में, बुक्स में, ड्राइंग्स में, पेंटिंग्स में लिखा गया है, सुनाया गया है, बोला गया है, तो जब भी कोई पर्सन उसको रीड करता है या देखता है या सुनता है, ऐसा करने से अगर उसकी सेक्सुअल डिजायर इनहेंस होती है या सेक्सुअल डिजायर उसके अराइज होती है, तो वो सारी चीजें किस में काउंट कर लिया जाएगा? वो ऑब्सीन मटेरियल में काउंट कर लिया जाएगा। कोई भी राइटिंग है, कोई भी पेंटिंग है, रिप्रेजेंटेशन है, फिगर है, बुक है, पैम्पलेट है, पेपर है, कि कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट जिसकी वजह जिसे देखने से, टू सी, जिसे सुनने से, हियर, जिसे रीड करने से अगर किसी पर्सन की सेक्सुअल डिजायर अराइज होती है तो उसे किस में काउंट कर लिया जाएगा? उसे ऑब्सीन मटेरियल में काउंट कर लिया जाएगा। ये सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 292 डिफाइन करता है। अब बात आती है कि ये ऑब्सीन मटेरियल जो था, इसके किस किस कंडीशन में हम पनिशमेंट दे सकते हैं। तो सबसेक्शन 2 बताता है कोई पर्सन जो ऐसा ऑब्सीन मटेरियल क्या करता है? सेल करता है, हायर करता है, डिस्ट्रीब्यूट्स करता है, पब्लिकली एग्जिबिट्स करता है, और इन एनी मैनर पुट्स इनटू सर्कुलेशन, यानी उसने या तो सेल किया या किराए पे दिया या डिस्ट्रीब्यूट किया। डिस्ट्रीब्यूट यानी फ्री में भी डिस्ट्रीब्यूट करा। सेल और हायर में तो क्या हो जाता है? सेल में पैसा लेगा, हायर करने में भी किराया लेगा, डिस्ट्रीब्यूट फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, पब्लिकली एग्जिबिट कर रहा है, पब्लिकली होना चाहिए यहाँ पे, खैर पब्लिकली एग्जिबिट्स कर रहा है, यानी कि ऐसा कहीं पर कुछ उन चीजों को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है जिसकी वजह से पब्लिक उसको देख सके। और इन एनी मैनर पुट्स इनटू सर्कुलेशन, या किसी भी अदर तरीके से उसको सर्कुलेट कर रहा है, लोगों में उसका प्रचार हो रहा है। और फॉर पर्पज ऑफ सेल, हायर, डिस्ट्रीब्यूशन, पब्लिक एग्जीबिशन और सर्कुलेशन मेक्स, प्रोड्यूसेस, अब यहाँ पे क्या रहा है? या फिर इन सारे पर्पज के लिए वो या तो मेक करता है, ये चीजें बनाता है, प्रोड्यूस करता है, और हैज हिज ओन पोजीशन, हैज इन हिज पोजीशन एनी ऑब्सीन बुक, पैम्पलेट एंड ऑल, अगर चीजें बनाता है या फिर प्रोड्यूस करता है या फिर अपने पोजीशन में भी रखता है, किस पर्पज से? सेल, हायर, डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जीबिशन और सर्कुलेशन के ऑब्जेक्ट से अगर चीजों को बनाता है, सर्कुलेट या फिर उनको पोजीशन में रखता है, तो वो किस में आ जाएगा? वो सारा ऑफेंसिव कैटेगरी में आ जाएगा। फिर क्लॉज बी के बोलता है अगर इन मटेरियल का, कौन से ऑब्सीन मटेरियल? जो हमने सबसेक्शन 1 में पढ़ा, इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है, और कन्वेज एनी ऑब्सीन ऑब्जेक्ट फॉर एनी पर्पसेस अफोर्सेड और नोइंग और हैविंग रीजन टू बिलीव दैट सच ऑब्जेक्ट विल बी सोल्ड, या फिर ये जानते हुए कि ये जो सारी ऑब्जेक्ट्स हैं इनको क्या किया जाएगा? सेल करने के पर्पज से या फिर
हायर करने के पर्पज से या डिस्ट्रीब्यूट करने के पर्पज से बनाया गया है, या फिर वो जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहा है वो जानते हुए कि इन चीज़ों को सेल किया जाएगा, हायर किया जाएगा या फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, इस पर्पज से इंपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, या फिर takes part in or receives profit from any business in the course of which he knows or has reason to believe that any such obscene objects are for any the purpose aforesaid made, produced, purchased, kept, imported, यानी फिर प्रॉफिट रिसीव कर रहा है। कौन सी एक्टिविटी से प्रॉफिट रिसीव कर रहा है? ऐसी एक्टिविटीज से जिन एक्टिविटीज में ऐसा ऑब्सीन मटेरियल या तो प्रोड्यूस हुआ, परचेज हुआ, रखा गया अपने पास में, इंपोर्ट किया गया, आयात हुआ, निर्यात हुआ, कन्वेड हुआ, पब्लिकली उसका एग्जिबिट हुआ, इन सारी एक्टिविटीज के थ्रू अगर उसने कोई प्रॉफिट अर्न किया है कोई बिजनेस एक्टिविटीज से, या फिर एडवर्टाइज करता है, एडवर्टाइजेस और मेक्स नोन बाय एनी मीन्स व्हाटसोएवर, इन सारे मटेरियल को क्या करता है? एडवर्टाइज कर रहा है, उनका प्रचार हो रहा है। ऑफर्स और अटेम्प्ट्स टू डू एनी एक्ट विच इज एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन, या फिर अदर कोई ऐसा एक्ट जो कि इस सेक्शन में ऑफेंस है, ऐसा कुछ भी करता है, shall be punished on first conviction with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years। तो कितना पनिशमेंट उसको दिया जाएगा? उसे 2 years तक का पनिशमेंट, इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन उस पर लगाया जा सकता है। फाइन कितना होगा? विच में एक्सटेंड टू 2000 रुपीज। ये है। क्लियर है यहाँ तक का आप लोगों के माइंड में? अगर कोई डाउट अराइज होता है तो चैट बॉक्स में लिखिएगा। लेकिन मान लीजिए ये पर्सन, जैसे कि अभी हमने पब्लिक न्यूसेंस के लिए पढ़ा था कि पर्सन ने फर्स्ट टाइम अगर किया होता है तो उसको हम क्या करते हैं, सिर्फ हम उसके ऊपर 200 रुपीज का फाइन लगा देते हैं। लेकिन पर्सन अगर उसको रिपीटेड नेचर में करता था तो हमने क्या किया था? उसको 6 मंथ्स तक का इम्प्रिजनमेंट तक दे दिया था। वही बात यहाँ पे आती है कि पर्सन ने अगर ऐसा किया है फॉर द फर्स्ट टाइम तो हमने क्या किया? उसके ऊपर हमने हमने उसको इम्प्रिजनमेंट कर दिया है। कितना इम्प्रिजनमेंट कर दिया हमने उसको? 2 years तक का इम्प्रिजनमेंट कर दिया और 2000 रुपीज तक फाइन लगा दिया, एंड वर्ड यूज किया। लेकिन मान लीजिए अगर कोई पर्सन ऐसा सेकेंड टाइम करता है या फिर सब्सिक्वेंट करता है, बार बार करता है, ठीक है, सब्सिक्वेंट कन्विक्शन में, तो फिर क्या करेंगे हम? अब पनिशमेंट उसका बढ़ा देंगे। द पनिशमेंट विल एक्सटेंड टू 5 years and shall also be liable to fine which may extend to 5000 rupees। फर्स्ट टाइम ऐसा कोई कन्विक्शन होता है 292 में तो पर्सन को 2 साल तक का इम्प्रिजनमेंट एंड 200 रुपीज तक का फाइन लगेगा, 2000 रुपीज तक का फाइन लगेगा। लेकिन अगर कोई पर्सन दोबारा ऐसा करता है, एक बार कन्विक्शन हो गया, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, रिपीटेड नेचर का ऑफेंडर अगर वो हो रहा है, तब फिर क्या करेंगे? उसका पनिशमेंट भी एक्सटेंड कर देंगे 5 years तक के लिए, और उसका जो फाइन है, फाइन भी एक्सटेंड कर देंगे 5000 रुपीज तक का। अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस दिए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट किस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि आपको प्रीलिम्स के एग्जाम में एक्सेप्शंस पूछे जा सकते हैं। कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं, कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं जिन्हें, एक्सेप्शन का मतलब कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं, कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस हैं जिनमें कोई भी ऐसा मैटर, कोई भी ऐसा पिक्चर, कोई भी ऐसा स्कल्पचर, कोई भी ऐसा राइटिंग, कोई भी ऐसा पैम्पलेट, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट, कोई भी ऐसा बुक जो कि सेक्सुअली डिजायर वाले मैटेरियल से रिलेटेड वाला ऑप्शन है, लेकिन उसे सेक्शन 292 में ऑफेंस नहीं काउंट किया जाएगा। तो कौन से ऐसे एक्सेप्शंस होंगे जिसमें एग्जम्पशन मिलेगा? तो वो हैं, सबसे पहली बात, एनी बुक, पैम्पलेट, पेपर, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, रिप्रेजेंटेशन और फिगर, the publication of which is proved to be justified as being for public good on the grounds of such book, pamphlet, paper, writing, drawing, painting, representation or figure is in the interest of science, literature, art, learning और other general concerns। भाई आप ये तो जानते ही हैं कि कोई पर्सन जैसे MBBS कर रहा है, MBBS कर रहा है तो वो रिप्रोडक्शन सिस्टम को तो अपने उसमें पढ़ेगा ही। कोई गायनेकोलॉजिस्ट है तो वो जो उसके बुक होगा तो उस बुक के अंदर बॉडी पार्ट्स भी बनाए जाएंगे और उसमें सारा ये चीजें पढ़ाई और सिखाई जाएंगी। तो क्या उसको भी फिर ऑब्सीन मटेरियल में लिया जाएगा कि भाई उसमें तो ऐसा पिक्चर बना हुआ है, उसमें ये सारी बातें बताएं? नहीं। क्यों? क्योंकि उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस है इन द इंटरेस्ट ऑफ साइंस,
इन द इंटरेस्ट ऑफ लिटरेचर, इन द इंटरेस्ट ऑफ आर्ट एंड लर्निंग। जो मैंने एग्जाम्पल दिया वो लिटरेचर और आर्ट नहीं है, पर साइंस एंड लर्निंग में आ जाता है, चीजों को लर्निंग के पर्पज से बनाया गया है, यूज किया गया है, तो फिर उसको सेक्शन 292 में ऑफेंस नहीं लिया जाएगा। सेकंड क्या सिचुएशन बता रहा है, विच इज केप्ट और यूज्ड बोनाफाइड फॉर रिलीजियस पर्पस। अगर ऐसा कोई टेक्स्ट बुक जिसको रिलीजियस पर्पस के लिए सेव किया गया है, तो उसे भी क्या है, सेक्शन 292 में कवर नहीं किया जाएगा। एनी रिप्रेजेंटेशन स्कल्पचर्ड, एनग्रेव्ड, पेंटेड, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन स्कल्पचर्ड, एनग्रेव्ड, पेंटेड और अदरवाइज रिप्रेजेंटेड ऑन और इन एनी एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स, कोई पुरातत्व विभाग की जो संपत्तियां हैं, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस होते हैं, हम जानते हैं अजंता एंड एलोरा केव्स हैं और खजुराहो टेम्पल हैं, वहां पे कुछ ऐसे टेम्पल में ही स्कल्पचर्स बनाए हुए हैं, कुछ ऐसे पिक्चर्स ड्रॉ किए हुए हैं विच आर इन द नेक्ड पोजिशन, तो उसे भी ऑब्सिन नहीं माना जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स का पार्ट बन गए हैं। विद इन द मीनिंग ऑफ एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स और आर्कियोलॉजिकल, मैंने बोला हिस्टोरिकल अगर कुछ है, आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स, जो कि पुरातत्व विभाग के से रिलेटेड वाली जो चीजें हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 में कवर होने वाली चीजें हैं, उनको फिर इसमें कवर नहीं किया जाएगा, उसको एग्जेम्पशन मिलेगा। फिर आता है एनी टेम्पल और एनी कार यूज्ड फॉर द कन्वेंस ऑफ आइडियल्स और केप्ट और यूज्ड फॉर एनी रिलीजियस पर्पसेस। ऐसा कोई टेम्पल जहां पे कुछ रिलीजियस आइडियल्स वगैरह को रखा जाता है, ऐसा कोई कार या कोई अदर कोई कन्वेंस, कोई भी गाड़ी वगैरह जिसमें ऐसे आइडियल्स एंड रिलीजियस पर्पज से उसका गाड़ी का, उस वाहन का यूज किया जाता है, आइडियल्स वगैरह को, आइडियल्स यानी कि जो हमारे मूर्तियां वगैरह होती हैं उनको ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया जाता है, तो उसमें ऐसा कोई पिक्चर बनाया जाता है, उसको भी सेक्शन 292 में ऑफेंसिव कवर नहीं किया जाएगा। तो ये जो एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस इंपॉर्टेंट हैं, एक्सेप्शंस को आप एक बार दोबारा से देख लीजिए कि कौन कौन सी चीजें हैं जिसमें हमें स्पेशल एग्जम्पशन मिल रहा है। इसके आगे बढ़ते हैं। अब ये आता है कि यही ऑब्सीन मटेरियल अगर किसी यंग पर्सन को सेल किया जाए तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाता है, ये सेक्शन 293 का ऑफेंस बन जाता है। यंग पर्सन यहाँ पे किसे कहा जा रहा है, कोई भी ऐसा पर्सन जो 20 ईयर्स से बिलो की एज का है, एनी पर्सन हु इज अंडर द एज ऑफ। अब यहाँ पे यंग पर्सन को अपन मेजोरिटी एक्ट के हिसाब से 18 ईयर्स वाला यहाँ पे डेफिनेशन नहीं ले रहे हैं, कोई भी ऐसा पर्सन जो 19 ईयर्स का भी है तो वोट देने के लिए तो वो अकॉर्डिंगली मेजर हो गया। तो हमारी इंडियन मेजोरिटी एक्ट के अकॉर्डिंगली मेजोरिटी की एज क्या दे रहा है कि भाई 18 ईयर्स से अबव होना चाहिए, तो 18 ईयर्स से अबव होगा तो मेजर काउंट होगा। लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑफेंस यहाँ पे एज ऑफ मेजोरिटी लिया है क्या, 20 ईयर्स का, ठीक है, यंग एज के हिसाब से। तो यहाँ पे लिखा है whoever sells, lets to hire, distributes और circulates, वही सारे वर्ड्स आए हैं, to any person अंडर द एज ऑफ 20 ईयर्स, 20 साल से कम उम्र के व्यक्ति को अगर ये सब चीजें सेल की जाती हैं, हायर की जाती हैं, डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, एग्जिबिट की जाती है, सर्कुलेट की जाती है। एनी सच ऑफ ऑब्सीन ऑब्जेक्ट एज इज रेफर्ड टू इन द लास्ट प्रीसीडिंग सेक्शन और ऑफर्स और अटेम्प्ट्स टू डू, यानी कि या तो कर देता है ऐसा काम, सेल करता है, हायर करता है, या फिर ऐसा करने का अटेम्प्ट भी करता है, वो भी सारा इसमें आ जाता है। शैल बी पनिश्ड ऑन फर्स्ट कन्विक्शन with an imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years। तो अब सेक्शन 292 में हमने क्या पढ़ा था, फर्स्ट कन्विक्शन पे क्या हो रहा था, 2 years का इम्प्रिजनमेंट था, और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये 3 years का इम्प्रिजनमेंट हो गया। क्यों? क्योंकि यंग पर्सन को किया। फाइन सेम ही रखा है 2000 रुपीज तक का। एंड ऑन सब्सिक्वेंट कन्विक्शन, सब्सिक्वेंट कन्विक्शन पे क्या हो जाएगा, ये एक्सटेंड हो जाएगा पनिशमेंट अप टू 7 years। वहां पे कितना हो रहा था, वहां 5 years का था, और जो फाइन है, फाइन सेम ही रखा है 5000 रुपीज तक का। तो ये डिफरेंस आपको समझ में आया 292 एंड 293 में। 292 में 20 ईयर्स से अबव के एज वाले को, पर्सन को अगर सेल परचेज किया जा रहा है ऐसा ऑब्सीन मटेरियल, तो फर्स्ट कन्विक्शन पे 2 years इम्प्रिजनमेंट, 2000 रुपीज फाइन। सेकंड एंड सब्सिक्वेंट कन्विक्शन पे 5 years इम्प्रिजनमेंट, 5000 रुपीज फाइन। लेकिन यही सारा ऑब्सीन मटेरियल अगर किसी यंग पर्सन को, कोई 20 ईयर्स से बिलो एज वाले पर्सन को अगर सेल परचेज किया जाता है, परचेज नहीं, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूट एंड हायर वगैरह किया जाता है,
तो फिर जो इम्प्रिजनमेंट है वो एक्सटेंड हो जाएगा 3 years तक का फर्स्ट कन्विक्शन पे, एंड सब्सिक्वेंट कन्विक्शन पे 7 years तक के लिए बढ़ा दिया जाएगा। फाइन का अमाउंट सेम ही रहेगा। ठीक है, तो ये जो मैंने अभी आपको बताए इनको एक बार आप देख लीजिए। अगर कुछ पूछना चाहते हैं, कोई भी क्वेरी, कोई डाउट है किसी पार्ट से रिलेटेड, तो पूछ सकते हैं। इसके आगे जैसे हम आते हैं तो आता है सेक्शन 294 जो बताता है ऑब्सीन एक्ट्स एंड सॉन्ग्स। ये जो सेक्शन 294 है इसमें हमारे एक बहुत ही पॉपुलर, खासतौर से जो यंग जनरेशन, यंगस्टर्स के बहुत ही पॉपुलर सिंगर हैं, वो भी प्रोसिक्यूट हुए थे। और बाद में मेरी नॉलेज में नहीं है कन्विक्शन हुआ नहीं हुआ, बट प्रोसिक्यूट तो बिल्कुल हुए थे। ठीक है, यो हनी सिंह का नाम आप लोगों ने सुना होगा, वो सेक्शन 294 में प्रोसिक्यूट हुए थे। तो ये आता है कि अगर कोई पर्सन कुछ भी प्रिंट नहीं कर रहा, पब्लिश तो नहीं कर रहा है ऑब्सीन मटेरियल, लेकिन ऑब्सीन एक्ट्स परफॉर्म कर रहा है या फिर ऑब्सीन सॉन्ग्स सिंग कर रहा है, बोल रहा है, तो उसके ऊपर 294 आ जाता है। whoever to the annoyance of others, दूसरों को यू कैन से अपमानित हो या फिर दूसरों को लज्जा जैसा महसूस हो, शर्म महसूस हो, ऐसा कुछ करना। does any obscene act in any public place, अब आप अपने घर के अंदर कुछ भी करें, कोई रोकने वाला नहीं है, लेकिन कोई पब्लिक प्लेस है। पब्लिक प्लेस में क्या आ जाता है, पब्लिक प्लेस में जैसे आ गया कि भाई कोई पब्लिक घाट्स वगैरह है, ठीक है, या कोई पब्लिक पार्क है, तो वहां पे कोई ऐसा एक्ट करे जो दूसरे लोगों के लिए शर्मिंदगी का विषय बन जाए, या फिर गाना गाता है, बोलता है, ठीक है, सिंग्स, रिसाइट्स, अटर्स एनी ऑब्सीन सॉन्ग, बालद और वर्ड्स इन और नियर एनी पब्लिक प्लेस। अपने घर में कुछ भी आप गाइए, लेकिन किसी पब्लिक प्लेस पे अगर आप कुछ गाते हैं, बोलते हैं, ऐसा कुछ भी, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 months। तो ऐसे में 3 months तक का imprisonment है, और with fine और with both। तो उसको थोड़ा सा डी ग्रेड में ले लिया है। इसके बाद आता है सेक्शन 294A, कीपिंग लॉटरी ऑफिस। लॉटरी ऑफिस अगर कोई पर्सन मेंटेन करता है, रखता है, तो उसके लिए whoever keeps any office or place for the purpose of drawing any lottery not being a state lottery, स्टेट लॉटरी को इसमें एग्जाम किया है, और लॉटरी ऑथराइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने जो लॉटरी ऑथराइज कर रखा है उसको भी छोड़ दीजिए, बाकी फिर जो आता है तो वो बाकी तो अनऑथराइज्ड हो गया ऑब्वियसली, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 6 months। तो 6 months तक का उसको imprisonment हो सकेगा, और with fine और with both। and whoever publishes any proposal to pay any sum or to deliver any goods or to do or forbear doing anything for the benefit of any person on any event or contingency relative or applicable to the drawing of any ticket, lot, number और फिगर इन एनी सच लॉटरी। यानी लॉटरी ऑफिस मेंटेन कर रहे थे 6 मंथ्स तक का था, या फिर ये सब चीजों का क्या कर रहे हैं, ये ऐसी चीजें पब्लिश कर रहे हैं, यानी छाप रहे हैं, टिकट लॉटरी के लिए टिकट छाप रहे हैं, या फिर ड्रॉइंग ऑफ लॉट्स, ठीक है, और नंबर्स वगैरह ऐसा कुछ छाप रहे हैं, ऐसा कुछ भी गेम्स वगैरह कर रहे हैं, शैल बी पनिश्ड विद अ फाइन विच में एक्सटेंड टू 1000 रुपीज। तो 1000 रुपीज तक का उनके ऊपर जुर्माना लगेगा। खुद ऑफिस मेंटेन नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो ऑफिस मेंटेन कर रहा है उसके लिए ये सब चीजें बना के दे रहे हैं, तो 1000 रुपीज तक उन पर फाइन है। अनऑथराइज वाले, जो ऑथराइज बाय द स्टेट या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। ये थे हमारे टोटल प्रोविजंस। सेक्शन 268 न्यूसेंस को डिफाइन करता है। सेक्शन 290 एंड 291 वो न्यूसेंस का पनिशमेंट बताता है। सेक्शन 292 जो कि बताता है कि ऑब्सीन मटेरियल क्या होगा, उसको डिफाइन भी करता है ऑब्सीन मटेरियल को, और ऑब्सीन मटेरियल के एक्सचेंज के ऊपर कितना पनिशमेंट होगा। 293 हमें बताता है कि यही ऑब्सीन मटेरियल अगर यंग पर्सन को, यानी 20 ईयर्स से बिलो एज वालों को अगर सेल किया जाता है, एक्सचेंज करता होता है उनके साथ में, तो उनके लिए क्या पनिशमेंट होगा। और 294 बताता है ऑब्सीन एक्ट्स एंड ऑब्सीन सॉन्ग्स के बारे में, और 294A बताता है रिगार्डिंग द कीपिंग ऑफ लॉटरी ऑफिस एंड पब्लिशिंग ऑफ सच मटेरियल्स के लिए। आई होप सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे माइंड में। इसके अलावा अगर कोई डाउट, कोई क्वेरी बचता है, तो आप अपने ग्रुप में क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं। विल हैव अ हेल्दी डिस्कशन देयर। फाइन।
तो बस आज की क्लास को हम अभी यहीं स्टॉप कर रहे हैं। शाम को मिलते हैं 9:30 बजे CRPC की क्लास के साथ में।